ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट विच इज़ अ बायोकेमिस्ट्री टॉपिक। और ऐसे टॉपिक्स ना स्टूडेंट्स मोस्टली छोड़ के आते हैं, तो मैं आपको इसका एक सिंगल तरीका बताऊंगी कैसे हम इसको याद करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं हम हर ऑर्गन का करते हैं, तो इसमें भी हमारे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है हमारा? लीवर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? किडनी। ठीक है। फिर हम इसमें थायराइड भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही तीन। पैनक्रियाज भी करते हैं। तो अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे एग्जैक्टली इन सब में होता क्या है। लीवर फंक्शन टेस्ट पर्टिकुलर हम क्यों करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट हम पर्टिकुलर क्यों करते हैं, वो हमें क्या बताता है, कौन सा एंजाइम कब बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है। हम इसमें यही सब टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम देखो बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट आर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। हम उसको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो होता है जिसमें हम अपनी स्किन को इन्वेड करके अंदर घुस के कुछ ना कुछ प्रोसीजर करते हैं, उसको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कहते हैं। अब अगर मुझे लिवर फंक्शन टेस्ट करना है तो उसके लिए मुझे ब्लड चाहिए होगा। ब्लड तभी आएगा जब हम इन्वेड करेंगे। ठीक है, इंसर्शन ऑफ निडल। ओके, used to assess the health and functioning of a specific organ। देखो, कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, उसकी एक एना होती है, एनाटॉमी। ठीक है, दूसरी क्या होती है? फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम इसमें यही सब पढ़ेंगे कि एनाटॉमी में हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजियो में हम जैसे देखो एनाटॉमी क्या होती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और फिजियो में क्या होता है कि उसका फंक्शन कैसा है। यही सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। यही सब हमें बताता है एनाटॉमी एंड फिजियो। तो इस टेस्ट में अगर मैं एलएफटी कर रही हूँ, एलएफटी क्या होता है? लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अगर मैं लिवर फंक्शन टेस्ट कर रही हूँ, सिंपल सी बात है, तो इसमें मुझे लीवर के बारे में क्या पता चलेगा? दोनों चीज़ें पता चलेगी। लीवर में हमारे को पता चलेगा कि उसका फंक्शन सही है या नहीं है। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, स्ट्रक्चर में सही है या नहीं है। यही सब हमारे को पता चलता है। अभी मैंने आपको ऑर्गन्स बताए हैं डिफरेंट डिफरेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लीवर है, किडनी है, हार्ट है। अब मैंने आपको वही बोला, कोई प्रोसीजर्स तो वही होंगे जिसमें हम इन्वेड करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें से, अब लिवर के लिए हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं सैंपल? ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी इमेजिंग ले सकते हैं। इमेजिंग में क्या क्या आता है हमारा? एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सब आते हैं एटसेट्रा। ठीक है, या फिर हमारा और क्या आ सकता है? यूरिन टेस्ट आ सकता है, यूरिन आ सकता है, स्टूल टेस्ट आ सकता है। कोई भी टेस्ट जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बताए, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड ही। ओके, इसको बोलते हैं। और कोई भी इमेजिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई, एक्सरे, ये सब हमारी डिफरेंट टेक्निक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला, मोस्टली लोग ना जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे, आप देखोगे किसी पेशेंट ने एलएफटी कराया, किसी पेशेंट ने केएफटी कराया। ठीक है, अब लोग इतना एलएफटी के पीछे भाग रहे हैं, बट एग्जैक्टली एलएफटी होता क्या है हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है? दीज आर द ब्लड टेस्ट यूज टू फाइंड द कॉज ऑफ योर सिम्टम्स और मॉनिटर द लिवर डिजीज और डैमेज। द टेस्ट, देखो सिंपल सी बात है, हमारा लीवर होता है। ठीक है, लीवर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटीन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लीवर में एक तो प्रोटीन होता है और एक होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी, बट इतना याद रखना सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, उसका टूटना, वो किस बेसिस पे टूट रहा है? प्रोटीन टूट के एनर्जी दे रहा है या प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स बना रहा है, क्या कौन से पार्ट में हो रहा है, वो हमारा डिफाइन करता है लिवर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है लिवर में, ठीक है, लिवर
टूट नहीं रहा है, टूट रहा है तो वो बिलिरुबिन, मतलब बिलिरुबिन कह रहा हूँ कि मतलब अमाइनो एसिड्स तो दे रहा है लेकिन एनर्जी नहीं दे रहा, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। अमाइनो एसिड्स नहीं दे रहा पर एनर्जी दे रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हमें एक बेसिक भी डिफाइन करने के लिए कि किसके बढ़ने से क्या कम हो रहा है, क्या टूट नहीं रहा है, वो सब डिफाइन करता है लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, मैं आपको एंजाइम्स आगे की स्लाइड में बताऊंगी, बट इतना याद रखना, प्रोटीन जो होता है ना हमारा, प्रेजेंट होता है लीवर में। ठीक है, ओके। अब देखो सिंपल सा है, कोई चीज़ हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी तो पता चलनी है कि उसका एबनॉर्मेलिटी आप तब पढ़ोगे जब हम उसका फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जान पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है? लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है कि जैसे देखो, पहले हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस इसके क्या होते हैं। ठीक है, देखो metabolic functions, liver actively participates in carbohydrate, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का ब्रेक डाउन होना। ओके, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना, किसका ब्रेक डाउन होना? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? फैट में टूटता है। प्रोटीन किस में टूटता है? हमारा अमाइनो एसिड में टूटता है। ठीक है, ऐसी विटामिन मिनरल इन सबको ये तोड़ता है। विटामिन मिनरल जैसे अमाइनो एसिड्स के अलावा ना ये एनर्जी में भी टूटता है। तभी तो जिम वाले लोग इतना प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि दे वांट एनर्जी। ओके, फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है इसका। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है देखते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं बताओ? बाइल पिगमेंट्स देखो स्टूडेंट्स, वो होते हैं जैसे कि अ, जैसे बिलिरुबिन हो गया, बाइल सॉल्ट्स हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब है ना हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स आते कहाँ से हैं? बाइलरी डक्ट से, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से, इन सब के आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब आ जाते हैं लीवर में। लीवर इनको मेटाबोलाइज करता है, जितना उसमें से नीड होगा ले लेगा, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देगा फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? एनल एरिया में या यूरिन में, और वहां से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तभी बोलते हैं कि अगर किसी इंसान का फैटी लीवर है या उसको कोई लिवर डिजीज है तो उसके बॉडी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लीवर का ही काम है उसको एक्सक्रीट आउट कराना, और अगर हमारा लीवर ही खराब हो जाएगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके। अब हमारा आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ये क्या करता है? जितने भी हमारे फॉरेन कंपाउंड्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देगा। फाइगोसाइटोसिस पता है ना, जैसे ये कोई फॉरेन पार्टिकल है और ये हमारा अमीबा है, अमीबा फैगोसाइटोसिस दिखाता है। अमीबा क्या करेगा? उसको एनगल्फ कर लेगा, तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस हमारी लीवर की सारी सेल्स तो करती नहीं होगी, तो लीवर के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती है जिनको हम कूफर सेल्स बोलते हैं। वो क्या करती है? एनगल्फिंग बिहेवियर दिखाती है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारे लिवर में आएगा तो वो उसको एनगल्फ कर लेगी। सबसे ज़्यादा वो क्या करती है? अमोनिया। देखो हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जहर जिसको बोलते हैं वो है हमारा अमोनिया। ठीक है, अब इसका डिटॉक्सिफिकेशन भी है कि मतलब अगर हमारी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा तो ये लीवर क्या करता है? अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कर देता है यूरिन में, ताकि वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए। अगर गलती से हमारा लीवर ने डिटॉक्सिफिकेशन बंद कर दिया तो हमारी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल। फिर आता है हमारा हिमेटोलॉजिकल फंक्शंस। क्या करता है? लीवर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ब्लड। पर्टिकुलर आरबीसी नहीं बोल सकते हम, इसे बोल सकते आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कंटेन करता है। ठीक है, ये सब बनाता है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। बट क्या करता है? ये डिस्ट्रक्शन भी कर देता है आरबीसी का। अगर हमारा लीवर में जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स जितने भी हैं, ठीक है, उन सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमें कहीं चोट लग गई, बोलते हैं ना हीलिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, वो हीलिंग जल्दी नहीं होगी, धीरे होगी। और इसका लास्ट फंक्शन इज स्टोरेज फंक्शन। स्टोर क्या करता है ये लीवर हमारा? एनर्जी स्टोर करता है। कोई भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था उसमें एनाटमी फिजियोलॉजी में, फर्स्ट पास
मेटाबॉलिज्म, उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारी एक दवाई जाके लीवर में स्टोर हो जाती है, उसमें पढ़ा था हमने। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम अभी टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट तो हम तभी कराएंगे ना जब कोई लिवर डैमेज होगा। तो लिवर डैमेज होने के सबसे ज़्यादा कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। और ये चीज़ तो हमें पता ही है ये कितनी डेंजरस बीमारी है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस बीमारी है, अगर किसी को हो जाए इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है तो बी केयरफुल। ठीक है, तो इसके दो कारण होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस, उसके कारण आपका लिवर डैमेज हो गया है। ठीक है, ये दोनों टॉक्सिन्स है, जैसे बोलते हैं ना अमोनिया, इसके साथ आप अमोनिया भी ऐड कर लो। ठीक है, अमोनिया भी, अगर ये तीनों के लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ गए तो क्या हो सकता है? हमारा लिवर डिजीज। ठीक है, अल्कोहल। पर आपको पता है, देखो, ये तो हमारा सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर तो होता ही है। पर आजकल पता है एक ट्रेंड में नई बीमारी चल चल रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, कोई आइडिया हो? देखो, इसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी, ये हटा दो, लिवर डिजीज। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, आई टेल यू कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हुई है मिस्टेक, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है? NaFLD, ये आजकल बहुत लोगों में बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था, लोगों का लीवर खराब होने के तो बोलते थे अरे यार उसका लीवर खराब हो गया, क्यों हो गया? अरे भाई तुझे पता ही लीवर होने कारण खराब होने का कारण क्या है? सिर्फ अल्कोहल। लेकिन अब नहीं, जो लोग अल्कोहल नहीं भी पीते उनका भी लीवर फैटी होता जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा ये लास्ट सेकंड ऑप्शन है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, अगर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया तो भी हमारा लिवर डैमेज हो जाता है, और उस कंडीशन में हम LFT कराते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, फॉर एग्जाम्पल आप पैदा हुए, आपका लिवर वीकता, और ये मोस्टली किस में हमें दिखता है ऑटो इम्यून वाला पार्ट? प्री मैच्योर में। प्री मैच्योर बच्चों के जो लीवर होते हैं वो वीक होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये चांसेस होते हैं, इसको हम देखते हैं। ओके, ठीक है, अब टेस्ट कौन सा कर रहे हैं हम, ये देखते हैं। यार देखो, ये तो हम पढ़ेंगे AST, ALT, ऐसे करते करते बहुत सारे पढ़ेंगे। ये हमारे क्या है? एंजाइम्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाके एंजाइम्स पढ़ेंगे, ये वो एंजाइम्स हैं। आला नाइन ट्रांसमिनेस, मैं याद करने का तरीका बताती हूँ कैसे इसकी फुल फॉर्म्स याद करते हैं। आला नाइन ट्रांसमिनेस, ALT क्या होता है? इज एन एंजाइम फाउंड इन लिवर। कॉमन सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लिवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो हमारा प्रोटीन होता है ये ब्रेक डाउन होता है इसका। ठीक है, तो इसका ब्रेक डाउन दो चीज़ों में होगा, या तो इसका ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में हो गया, या तो इसका ब्रेक डाउन होगा एनर्जी में, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू एनर्जी फॉर द लिवर सेल्स, यही बताया। ALT क्या करती है? ये ALT है, ठीक है, और ये हमारा AST है, ये हमेशा याद रखना आप। ALT और AST के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, क्या होता है ALT? ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारा ALT कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू एनर्जी। व्हेन द लिवर इज डैमेज ALT इज इंक्रीज्ड, कॉमन सी बात है ये तो। अगर हमारा लीवर डैमेज होगा तो हमारा ALT इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है इतना। ओके, ठीक है, तो ALT हमारा रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, यहाँ देखो, अगर ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। ठीक है, प्रोटीन को
बीच में वो हम एंजाइम लिखते हैं ना, तो इसमें हमारा एंजाइम है एएलटी। एएलटी हमारे प्रोटीन को एनर्जी में तोड़ता है। लेकिन अगर ये एएलटी नहीं तोड़ पाया कोई भी एक्स वाई जेड रीजन से, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, एंटर करेगा, यहाँ पे लिख दो एंटर। ठीक है, अगर इसने गलती से एंटर कर दिया तो ये क्या कॉज कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा एएलटी लेवल्स इन ब्लड। समझ आया? और अब जो एनर्जी हमारे पास आ रही थी वो क्या हो जाएगी, पेशेंट के अंदर क्या होगी, एनर्जी डेफिसिट हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, ओके। सो दिस टेस्ट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज एसजीओटी, एसजीपीटी। देखो हम एक जब टेस्ट वगैरह हम ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो आपको वहाँ पे ये एएलटी नहीं शो होगा बढ़ा हुआ, आपको वहाँ पे क्या शो होगा बढ़ा हुआ, पेशेंट के अंदर एसजीपीटी। जैसे बोलते देखो, मेरा नाम अंजलि है, ठीक है, और मेरा कोई घर का नाम है, ठीक है, जैसे कि कोई भी, ठीक है, जैसे मेरा नाम एएलटी है, आधार कार्ड पे मेरा नाम एएलटी है, मतलब अंजलि, ठीक है, लेकिन मेरे घर का नाम अलग होगा, तो वो मेरे घर का नाम क्या है, एसजीपीटी। तो मेरे रिपोर्ट्स में क्या शो होगा, तुम मेरा नाम व्हाट्सएप पे किस नाम से शो करोगे, एसजीपीटी, क्योंकि वो मेरे घर का नाम है, ठीक है। पर मेरे एग्जैक्ट नेम जो आधार कार्ड पे है वो क्या है, एएलटी। जो मेडिकल वाले होते हैं वो तो बोलते हैं एएलटी इज इंक्रीज्ड, लेकिन जो नॉन मेडिकल बोलते हैं वो बोलते हैं एसजीपीटी बढ़ गया भाई इसका। ठीक है, तो एसजीपीटी क्यों बढ़ गया ये समझ आया, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारा ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट आता हमारा एस्पर्टेट ट्रांसमिनेस एएसटी। ठीक है, अब देखो सेम एएसटी जैसा है, प्रोटीन है ये हमारा, ठीक है, प्रोटीन हमारा है, प्रोटीन हमारा ये टूटता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में टूटा, किसकी प्रेजेंस में टूटा, ए एस टी की प्रेजेंस में। ठीक है, और अगर ये किसी रीजन के कारण नहीं टूट पाया तो ये किस में चला जाएगा, हमारा ब्लड में चला जाएगा। सेम थ्योरी है, ब्लड में जाके क्या करेगा, इंक्रीज इन एएसटी लेवल्स इन ब्लड। ठीक है, अब अमाइनो एसिड भी पेशेंट को नहीं मिल पाया तो पेशेंट की ब्लड में क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड डेफिसिट। ठीक है, समझ आया? सेम थ्योरी है, सब कुछ सेम है, और इसके अंदर हमारे को पेशेंट को क्या वो मिलेगा, एस जी ओ टी बढ़ा हुआ मिलेगा, ए एस टी और एस जी ओ टी हमारा पेशेंट में बढ़ा हुआ मिलेगा। समझ आया? निक नेम्स और रियल नेम का डिफरेंस, इसमें भी सेम वही चीज़ लिखी है, ए एस टी इज एन एंजाइम दैट हेल्प्स इन द बॉडी ब्रेक्स डाउन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को तोड़ता है, और उसको अगर वो बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, एएसटी लेवल्स बढ़ जाएंगे, और एक बार एएसटी लेवल बढ़ा तो क्या होगा, एसजीओटी जो उसका अनदर नेम है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, देखो ये सारे एंजाइम ही हैं, बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ये इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में पूछते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तो बिलिरुबिन पूछते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इतना नहीं पूछते, पर तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ना देखो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फाटेज, ए एल पी, ए एस टी, ए एल पी और वी एल पी। पक्का वी एल पी है? नो, ए एस टी, ए एस टी, ए एस टी, ए एल टी और एएलपी। ठीक है, एएलपी क्या है, एएलपी इज एन एंजाइम फाउंड इन लीवर, ठीक है, एंड बोन। ऐसा नहीं है सिर्फ लीवर में, बोन में भी। और इसमें एक चीज जो खास बात है वो क्या है, देखो मैं बताती हूँ, ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, प्रोटीन्स को तोड़ना, सेम वो दोनों भी तोड़ रहे थे, पर अब देखो, पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर के पीछे बाइल डक्ट होता है, और यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। ठीक है, ये हमारा एक पाथवे है, अरे यार ये, हम्म,
ठीक है, ये हमारा एक पाथवे है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? देखो, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल पाथ, ठीक है। इसका अलग अलग नाम है, डिपेंड्स ऑन बुक्स की बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इसका अलग नाम है। ओके, तो इसका नाम कॉमन बाइल पाथवे है। इसका कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो, डिपेंड्स ऑन बुक्स, ठीक है। अब अगर आपकी उसमें रिपोर्ट्स में एएलपी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप सिर्फ लिवर के बारे में नहीं सोचोगे, आप बाइल डक्ट, पैनक्रियास, बोन, इन सब के बारे में सोचोगे। तो आई थिंक देखो, मोस्टली तो एएलटी और एएसटी आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप इसके बारे में भी पढ़े, क्योंकि रिपोर्ट में ना ये तीनों टर्म्स साथ में लिखी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ है डिफरेंस, ठीक है। इसलिए बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ, किस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी। जब हमारी आरबीसी ब्रेक होती है तो वो क्या बनाती है, बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन बनाएगी। अब तुम बिलिरुबिन को यहाँ से देखो, रुको, ठीक है। बिलिरुबिन passes थ्रू लीवर एंड इज एक्सक्रीटेड इन स्टूल, सिंपल। ये अभी तो फिजियोलॉजी बता रहे हैं, देखो, आरबीसी है, आरबीसी क्या करेगी, टूटेगी। कैसे टूटेगी, बिलिरुबिन नाम की एक चीज है जो आरबीसी को तोड़ती है। अब आरबीसी टूटेगी, ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। अब उसको टूटना तो है, कोई तो हेल्प करेगा ना उसको तोड़ने में। तो वो क्या करती है, बिलिरुबिन उसको तोड़ देती है। फिर क्या करती है, बिलिरुबिन पास जाती है लीवर के और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है स्टूल्स पे, ठीक है। बिलिरुबिन का बस इतना रोल है। अगर बिलिरुबिन ने आरबीसी को तोड़ना बंद कर दिया, तो कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा आरबीसी बनाने लग जाती है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट के बॉडी के अंदर बिलिरुबिन लेवल कम होता जा रहा है। अब अगर ये लेवल बढ़ गया, इसका मतलब क्या, अनीमिया। आरबीसी टूटती ही जा रही है, इतनी ज़्यादा टूट रही है कि बॉडी अनीमिक हो गई है। अनीमिक मीन्स जिसमें आरबीसी लेवल कम हो जाता है, ठीक है। समझ आया डिफरेंस। सेम आता है हमारा प्रोथर्मिन टाइम। प्रोथर्मिन टाइम क्या होता है, इंडिकेट करता है कि हमारे को एक लिवर डिजीज हो गई है। एक हमें चोट लगी, मैंने पाँच अभी देखा ओ ब्लीडिंग हो रहा है, 5 मिनट बाद देखा ओ ब्लीडिंग में क्लॉट बन गया, जिसको आप ऐसे ऐसे करते रहते हो उसी को क्लॉट बोलते हैं। तो ब्लीडिंग में क्लॉट हो गया है, ठीक है। तो आपने देखा मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स ले लिए, लेकिन ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे वो क्लॉट भर ही नहीं रहा है, वो चोट भर ही नहीं रही है, उसमें दे बोलते हैं हम प्रोथर्मिन टाइम। अगर वो टाइमिंग बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है, आई एम हैविंग अ लिवर कंडीशन, ठीक है। या फिर देखो, अगर कुछ पेशेंट्स के होते हैं जिनका ना ब्लड बहुत थिन होता है, पतला होता है, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में उन पेशेंट्स को ऐसे निडल प्रिक नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, कि हम देख रहे हैं इसमें नहीं जा रहा, इसमें कर दो, इस वाली वेन में कर दो, सेंट्रल लाइन डाल दो, फीमोरल डाल दो, ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं हम उन पेशेंट्स के साथ, क्योंकि उनका ब्लड ऑलरेडी थिन होता है, ठीक है। जैसे कि हम उन पेशेंट्स को वार्फरिन पे चढ़ा रहे हैं, तो अगर मैंने गलती से प्रिक कर दिया और फिर उसका वो घाव भरा ही नहीं, तो उसका प्रोथर्मिन टाइम ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ओके, ठीक है। तो सबसे जो बोलते हैं ना प्यारी सी कंडीशन जो सबको अच्छी लगती है, ये जॉन्डिस वही है, ठीक है। अभी तो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, लेकिन अभी जब आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप मेडिकल सर्जिकल में पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि क्यों जॉन्डिस एक अच्छा सब्जेक्ट टॉपिक, हर जगह आने वाला ऐसा कुछ टॉपिक है, ठीक है। तो जॉन्डिस, सबसे पहले आप जॉन्डिस को पढ़ो कि एग्जैक्टली जॉन्डिस होता क्या है, ठीक है। जॉन्डिस क्या है, येलोइंग, येलोइंग, ओके। येलोइंग किस चीज़ का होता है, नेल्स का होता है, और आईज का होता है, और स्किन का होता है, और समटाइम्स स्टूल का भी होता है येलोइश कलर, और यूरिन का होता है, और किसी भी चीज़ का हो सकता है, टंग का होता है। क्यों होता है ये, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बॉडी में हमारे बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो इसका रीज़न होता है हमारी बॉडी हाइपर बिलिरुबिन
नीमिया, बिलरुबिनीमिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, बिलरुबिन मतलब बिलरुबिन, ईमिया मीन्स ब्लड। ठीक है, ब्लड में हो जाता है ये। ठीक है, ये है देखो, मैंने अभी आपको बताया ये हमारी हीमोग्लोबिन है, ये हमारी बिलिरुबिन है। ठीक है, ये क्या है, ये सेल है हमारी बॉडी की, इतना याद करने की जरूरत नहीं है कौन सी सेल है, बस इतना याद रखो सेल रूबिन सेल है ये। बिलिरुबिन क्या होती है, एल्ब्यूमिन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ये कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, फिर ये कन्वर्ट होता है यूरो बिलिरुबिन में, और फिर ये जाता है कहाँ पे, यूरोबिलिरुबिन में, ये कहाँ कन्वर्ट होगा, लीवर में ही। ठीक है, ये याद रखना। फिर ये गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, यूरोबिलिरुबिन होता है, और फिर होता है स्टेरकोबिलिन। ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से फीसिस के थ्रू निकल जाता है। दो तरीके होते हैं इसके, बिलिरुबिन जो होता है मैंने आपको बताया पीछे के स्टूल्स के थ्रू निकल जाता है, पर ये यूरिन के थ्रू भी निकलता है, बट उन दोनों में अलग अलग नेचर होता है। अगर आप स्टूल्स में देखोगे तो ये एक लंबा पाथ क्रॉस करके आएगा। स्टूल्स में कैसे आएगा, पहले अनकॉन्जुगेटेड, फिर कॉन्जुगेटेड, फिर उसके बाद ये गॉल ब्लैडर में आएगा, गॉल ब्लैडर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यूरो बिलिरुबिन। ठीक है, ये बिलिरोनोजिन जो भी आप बोलो, एक ही बात है। ठीक है, यूरो बिलिरुबिन और स्टेरकोबिलिन, फिर ये स्टेरकोबिलिन के फॉर्म में स्टूल्स के थ्रू पास आउट हो जाता है। पर अगर हम देखें यूरिन में तो ये यूरोबिलिरुजिन या फिर यूरोबिलिरुबिन, ये दोनों में से एग्जिट हो सकता है। ओके, इतना ज़्यादा इस डायग्राम को फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूरिन में और स्टूल में कैसे डिफरेंस है, दोनों स्टूल्स में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, यहीं पे वो एग्जिट हो जाता है यूरिन में। ठीक है, अब जॉन्डिस मैंने आपको बताया, जॉन्डिस क्या होता है, येलोइंग होती है, सिंपल सी बात है। येलोइंग, हाइपर बिलिरुबिमिया मैंने आपको बताया, येलोइंग, डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा, स्किन एटसेट्रा एटसेट्रा, जरूरी नहीं है, ये अमाउंट आप याद रखेंगे। ओके, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, ब्लड में बिलिरुबिन की लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हीम जो होता है हमारा ब्लड, इतना कंफ्यूज मत होना, हीम क्या होता है, ब्लड क्या होता है, आरबीसी, ये तीनों इज सेम थिंग। ठीक है, तो ये क्या, इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट फ्रॉम the catabolism of heme and this is formed from the destruction of RBC। सिंपल है, इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो, वैंडनबर्ग टेस्ट ऐसा है ना कि जब तक मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी नहीं ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार करके देखते हैं फिर उसके बाद आइडिया होगा कैसे है ये, मैं आपको बताती हूँ। देखो, लास्ट ईयर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो, जैसे कि यहाँ मैंने ना एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये है सल्फिनिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट, ये याद रखना। ठीक है, SA और SN मैं यहाँ लिख देती हूँ, SN प्लस SA, ये मेरी एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस टेस्ट में क्या डाला, बिलिरुबिन डाला। ठीक है, याद रखना, बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये टेस्ट किस कलर का हो जाएगा, देखते हैं भाई किस कलर का होता है। कलर आ नहीं रहा है, पर तभी आप इमेजिन कर लो कि ये पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, ये मैंने टेस्ट किया इसका और ये पर्पल कलर का हो गया, बिलिरुबिन डालते ही कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, ये मान के चल लो कलर कलर फिर पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और ये 30 सेकेंड्स में हुआ, इसने कोई टाइम नहीं लगाया। ठीक है, बिल्कुल उसमें बिलिरुबिन डाला और ये कलर चेंज कर गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस सॉल्यूशन को मैंने इसमें क्या डाला, अल्कोहल डाला। अब आप बोलोगे यार दीदी अल्कोहल कहाँ मिलेगा, इसके में अंदर हम दूसरा नाम बोलते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल तो मिलेगा, मिथेनॉल डाल दो। फिर क्या होगा, क्या कलर चेंज हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा पर्पल कलर का। ठीक है, पर्पल कलर का हो गया ये। यहाँ लिखा हुआ है देखो, पर्पल कलर। ठीक है, और ये कितने देर में हो जाएगा? विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, कितने मिनट में? 30 मिनट्स। पहले कितने मिनट में हो रहा था? 30 सेकेंड्स में। और अब कितने में हो रहा है? 30 मिनट्स। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब आप बोलोगे दीदी दोनों में ही मेरे को पता चल रहा है जॉन्डिस का है, तो हम अलग अलग क्यों करते हैं? देखो, अगर आपने डायरेक्ट टेस्ट किया और डायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आया और वो एकदम से आ गया, लाइक उसने टाइम भी नहीं लगाया और 30 सेकेंड्स में कलर चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। इनडायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आया, वैसे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब समझ जाओ ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है। अगर इनडायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव, मिथेनॉल डालने के बाद कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का है। लेकिन अगर कलर चेंज हो गया तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस का है। ठीक है, ये उसमें मैंने उन दोनों के अंदर मैंने कलर बिलिरुबिन डाला, डायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ, पर मैंने बाद में मेथनॉल डाला, वो एकदम पॉजिटिव हो गया। डायरेक्ट नेगेटिव था पर इनडायरेक्ट पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है कि हीमोलाइटिक है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव आए एक एक करके, तो क्या है भाई? पूरे लीवर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हिपैटिक जॉन्डिस का। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो लीवर पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी हमारी कितनी प्यारी सी दो दो छोटी छोटी ऑर्गन है, पर इसका अपना खुद का इतना वाइटल रोल है ना कि ये इंसान को परेशान भी कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी का रोल। किडनी का रोल क्या है ये पढ़ते हैं भाई। मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस, ये मैंने रेड से क्यों करा है क्योंकि आपको याद रहा भाई, रेड, रेड मीन्स ब्लड, ब्लड मेंटेन करता है। लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है भाई, रेगुलेशन ऑफ वाटर, वाटर को रेगुलेट करा। किडनी के पास अगर कोई चीज आ गई, इसका मतलब अब वो आखिरी में आई है, तो वाटर ही प्रेजेंट होगा। वाटर, एसिड, बेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना उसको, यही सब होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हाँ, सिंपल सी बात है, अमोनिया सबसे मेजरली जो रिमूव करता है ये अमोनिया करता है। अमोनिया हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। फिर यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, सल्फेट, फॉस्फेट्स, ये सब हमारे कुछ एंड प्रोडक्ट्स हैं जो ये रिलीज करता है। ये एक स्टार क्वेश्चन है, आप याद करना इसको। ठीक है, फिर हार्मोनल रेगुलेशन, ऑफ कोर्स सी बात है, ये एंडोक्राइन ऑर्गन भी है हमारा एक। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें याद करते हैं, जो होता है जीएफआर। जीएफआर पता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हम पढ़ते थे कितने अमाउंट में वो उसको फिल्टर कर रहा है, किस चीज़ को फिल्टर नहीं कर रहा, किस चीज़ को फिल्टर कर रहा है, इसको बोलते हैं जीएफआर। लेकिन अब हम उसका टेस्ट कर रहे हैं कैसे वो काम करता है, रीनल फंक्शन देख रहे हैं, तो ऑल द क्लियरेंस टेस्ट, इंसुलिन, यूरिया, क्रेटिनिन आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप अलॉन्ग विद अमोनिया। अमोनिया को मत भूलना, कैसे भी करके याद रखो। अमोनिया भी हमारा यूरिन के थ्रू या किडनी के थ्रू पास आउट होके एक्सक्रीट आउट होता है। तो हमारा, अब हम ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो हम इसमें ये पता चल जाएगा कि भाई इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तभी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा है पेशेंट को, या हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है, हमें पता चलेगा इंसुलिन है नहीं है, कहाँ अटक रहा है। ठीक है, यही सब इसमें आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ट्यूब्यूलर फंक्शन टेस्ट। ये देखो, ये हमारी ग्लोमेरुलस होती है, ये हाँ हमारी ट्यूब होती है। तो ग्लोमेरुलस तो हमने देख लिया, अब हमारी ट्यूब की बारी है भाई। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेड यूरिन कैसा है, अब यहाँ से जो हमारा निकल रहा है वो कैसा है वो देखते हैं हम। ठीक है, देखो, यहाँ ये पूरा यहाँ से ट्रेवल करके जा रहा है जो हमारा यूरिन, वो एसिडिक है, बेसिक है। एसिडिक है तो क्या पता चलेगा भाई कोई स्टमक प्रॉब्लम है, इतना एसिड कैसे आ सकता है। ठीक है, ये होता है। फिर हमारा आता है एनालिसिस ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम कैसे, ब्लड स्ट्रीम कैसे पता चलेगा?
देखो, ब्लड के अंदर कितना यूरिया है, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोटीन है, इतना तो देखो नॉन मेडिकल वालों को भी पता है कि अगर हमारा यूरिन येलो कलर का है, इसका मतलब वाटर इनटेक बहुत कम है। और अगर हमारा नॉर्मल कलर का है या ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब कहता है कि हाँ भाई हम गुड अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं। या फिर अगर येलो ज़्यादा आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो वाटर के कारण ही हो, उसमें यूरिया अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, क्रेटेनिन प्रेजेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो हमारी किडनी से आराम से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट ना अपना मंथ में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार सारा फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। उससे हमारे को पता चल जाता है। देखो, यूरिन एग्जामिनेशन तो पता है हमारे यूरिन की कितनी ग्रेविटी है, कितना पीएच है, कितने कीटोन बॉडीज निकल रहे हैं, कितने प्रोटीन अमाउंट निकल रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है। पता है ना, ग्लूकोज पेशेंट का सबसे ज़्यादा जो होता है यूरिन के थ्रू उसका ग्लूकोज निकलता है। तो हम डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज टेस्ट भी कराते हैं इसलिए। ओके। कुछ अदर टेस्टेड है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सिर्फ किडनी या लीवर टेस्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक फंक्शन, पैनक्रियाटिक और थायराइड फंक्शन टेस्ट। गैस्ट्रिन में कौन कौन से, ये देखो कुछ कुछ कंडीशन हमारे, सिंड्रोम हो गया, गैस्ट्रिनोमाज हो गया, ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक में कार्सिनोमाज हो गए, ऐसी ऐसी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए भी हम स्टमक एसिड प्रोडक्शन लेते हैं। जैसे कि आपने वुश टेस्ट के बारे में सुना होगा। देखो, वुश टेस्ट क्या होता है, जब हम पेशेंट को आरटी इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, राइस ट्यूब इंसर्ट करा, फिर उसके बाद हमने, जैसे ये मेरी राइस ट्यूब का आउटर पार्ट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, नीडल को लूँगी और इससे अटैच कर दूँगी, और यहाँ से मैं सिरिंज को इन्फ्लेट करके ऐसे पुश करूँगी। तो वेन एवर आई विल टच माई हैंड ओवर द स्टमक, आवाज़ आएगी, इसको वुश टेस्ट कहते हैं, ठीक है। पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कभी कभी ना हम एस्पिरेट करके भी चेक करते हैं, तो अब वो हमारे पास अगर एस्पिरेशन आई है, तो अब हम उसका क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, रखेंगे। अगर उस पेशेंट को कोई गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है या फिर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हम उसकी वो सिक्रीशंस रख लेंगे, क्योंकि वो हमारे टेस्ट के काम आती है, और वो तभी रखेंगे जब टेस्ट पिछले 1 घंटे में होने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाटिक फंक्शन, असिस्ट करता है how well your pancreas is working, typically by measuring the pancreatic enzyme stimulating pancreatic secretions। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा बाइल डक्ट, लीवर और पैनक्रियास एक साथ एक ही पाथवे में होते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट तो हमें पता ही है, जो हमें हर बार कराना चाहिए, लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर आपका वजन एकदम से कम हो रहा है या एकदम से बढ़ रहा है, तो आप इसको चेक करा लो कि हमारा थायराइड ऑर्गन नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ओके, दिस वाज अबाउट द स्लाइड।